गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़े थे बेटा, उसी में हम आगे देखेंगे यूरोपीय नियंत्रण। इस समय पुर्तगाल एक शक्तिशाली साम्राज्य था। पुर्तगाल द्वारा ही यह नया जलमार्ग खोजा गया था। अतः पुर्तगाल के शक्तिशाली जहाजी बेड़े ने इस जलमार्ग पर अपना नियंत्रण स्थापित कर दिया। आपने देखा कि जो नया जलमार्ग खोजा था वो किसने खोजा था? पुर्तगाल ने। और उस जहाजी बेड़े को ढूंढने की वजह से उसने बहुत ही शक्तिशाली हो चुका हुआ था और उस जो बेड़ा था उस पर उसने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया हुआ था। कोई भी यूरोपीय देश इस जलमार्ग का प्रयोग बिना पुर्तगाल के आज्ञा के नहीं कर सकता था। जब तक वह पुर्तगाल से आज्ञा नहीं लेगा तब तक कोई भी उसका इस्तेमाल नहीं करेगा। पुर्तगाली भारत में सोना चांदी लाते एवं इसके बदले में सूती रेशमी एवं मलमल के वस्त्र एवं विभिन्न मसाले खरीद कर ले जाते। अब वो कह रहे हैं पुर्तगाल से वो लोग क्या हमारे यहाँ लाते थे? सोना और चांदी। और हमारे यहाँ से क्या ले जाते थे? उन्होंने कहा कि सूती रेशमी मलमल ले जाते के वस्त्र ले जाते थे, मसाले खरीद कर ले जाते थे। पुर्तगाल की नौसेना बहुत ही बड़ी एवं शक्तिशाली थी। इस प्रकार कोई भी देश पुर्तगाल से युद्ध का इच्छुक नहीं था। उन्होंने कहा उसकी जो नौसेना थी वो भी बहुत बड़ी थी, इसलिए कोई भी उससे लड़ाई नहीं करना चाहता था। किससे? पुर्तगाल से। इस स्थिति में यूरोप के देशों ने पुर्तगाल की आज्ञा लेकर इस मार्ग का प्रयोग आरंभ कर दिया। और फिर क्या करा? यूरोप के देशों ने पुर्तगाल से आज्ञा मांगनी शुरू करी कि हम भी यहाँ से इस मार्ग से जा सकते हैं क्या व्यापार करने। ठीक है, व्यापार करना अपना आरंभ कर दिया। धीरे धीरे इंग्लैंड के व्यापारी भारत आकर व्यापार करने लगे। और धीरे धीरे जितने भी व्यापारी थे वो चाहे इंग्लैंड के थे, फ्रांस के थे, ठीक है, हॉलैंड के थे, सब आकर भारत से व्यापार करने लगे। व्यापारिक कंपनियों की स्थापना। व्यापार के लिए तब आज के समान यातायात की सुविधाएं नहीं थी। व्यापार के लिए बहुत लंबा मार्ग, समय एवं धन लगता था। मतलब जो सुविधाएं आज आप देख रहे हो व्यापार के लिए थी वो उस समय पर नहीं हुआ करती थी। ठीक है, और बहुत सारा उस टाइम पे समय भी ज़्यादा लगता था वो करने के लिए और धन भी बहुत लगता था। अतः इसके लिए बहुत अधिक साहस एवं धीरज दोनों बहुत ही आवश्यक थे। साहस भी होना चाहिए और धीरज भी होना चाहिए था कि तसल्ली से ही काम होगा, समय लगेगा, ये सब सोच के ही काम किया जाता था। अतः अनेक यूरोपीय देशों ने अपने अपने व्यापार केंद्रों की भारत में स्थापना की और बहुत से यूरोपीय देशों ने अपने अपने व्यापार केंद्र खोल लिए भारत के अंदर। तात्कालिक व्यापारियों ने सन 1600 से 1670 तक अपनी कंपनियों की स्थापना की। मतलब उन्होंने कहा कि 1600 में उन्होंने शुरू करी थी और 1670 तक उन्होंने अपनी सारी कंपनियां स्थापित कर ली थी। इन कंपनियों का आधार परस्पर समझ एवं अनेक लोगों की भागीदारी थी। और ये कंपनियां कैसे स्थापित हो गई थी? लोगों की समझ से और आपस में भागीदारी करने की वजह से। ये लोग व्यापार में अपना धन एवं कर्मचारी लगाते थे एवं मुनाफे को लगाई गई पूंजी के आधार पर आपस में बांट लेते थे। वो कह रहे हैं कि सब मिलकर अपना धन लगाते थे, कर्मचारी लगाते थे और उसके बाद जो भी मतलब मुनाफा होता था उसे वो आपस में बांट लेते थे। इस प्रकार कोई अन्य एकल निवेशक बाजार पर अधिकार नहीं कर पाता था और किसी एक का अधिकार नहीं था बाजार पर। इसी वजह से केवल कंपनियों का ही व्यापार पर पूर्ण नियंत्रण होता था और कीमतों का निर्धारण भी वे स्वयं ही करती थी। और जितनी भी कंपनियां थी उन्हीं का नियंत्रण होता था उस व्यापार पर, और क्या कीमत निर्धारित करनी है, कितने में सामान बेचा जाएगा, ये सब जो है वो कंपनियां ही निर्धारित करती थी। इनमें हॉलैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांस की ईस्ट इंडिया कंपनी एवं ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी प्रमुख थी। और इसमें कौन कौन सी कंपनियां प्रमुख थी? हॉलैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांस की और ब्रिटेन की। ये सभी कंपनियां अपने अपने संगठन बनाकर व्यापार करती थी और सारी कंपनियां क्या करती थी? अपने अपने संगठन बना लेती थी और उन संगठनों को बनाकर
व्यापार करती थी। बाद में इन कंपनियों ने यहाँ अपने व्यापार केंद्र खोलने आरंभ कर दिए और धीरे धीरे उन्होंने अपने अपने व्यापार केंद्र भी यहाँ पर खोलने शुरू कर दिए। हॉलैंड ने भारत के कालीकट, कोचीन, नागापट्टनम में अपने व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की। हॉलैंड ने कहाँ पर खोले भारत के अंदर? कालीकट में खोल दिया, कोचीन और नागापट्टनम में अपने व्यापारिक केंद्र बनाए। फ्रांस ने मछलीपट्टनम, पांडिचेरी एवं चंद्रनगर की ओर बढ़ गया। ब्रिटेन ने इन दोनों के समान केवल बंदरगाह एवं समुद्री क्षेत्र तक ही स्वयं को सीमित नहीं किया, बल्कि अहमदाबाद, सूरत, पटना, आगरा, ठीक है, और दिल्ली जैसे स्थानीय बाजार पर भी अपना पकड़ बनाई। इन्होंने कई स्थानों पर व्यापारिक केंद्र खोले। अब क्या था बेटा कि क्या करा इन्होंने कि धीरे धीरे उन्होंने अपने व्यापारिक केंद्र खोलने आरंभ कर दिए और कह रहे हैं कि सबने किसी ना किसी साइड पे मुड़ना शुरू कर दिया। जैसे भारत में अगर हम हॉलैंड को देखते हैं तो हॉलैंड ने कालीकट, कोचीन और नागापट्टनम में अपने व्यापारिक केंद्र खोल लिए। अब फ्रांस बचा। फ्रांस ने क्या करा? मछलीपट्टनम, पांडिचेरी, चंद्रनगर इस साइड बढ़ गया, उसने वहां पर अपने व्यापारिक केंद्र खोले। और ब्रिटेन ने सिर्फ अपने आप को बंदरगाहों तक नहीं, इन्होंने तो समुद्री रास्ते पर ही अपना अधिकार करा। लेकिन ब्रिटेन ने क्या करा? समुद्री रास्ते के अलावा भी, समुद्री क्षेत्र के अलावा भी अपने आप को अहमदाबाद, सूरत, पटना, आगरा, दिल्ली जैसे स्थानीय बाजारों की ओर भी बढ़ा लिया और वहां पर अपने अपने व्यापारिक केंद्र खोल लिए। अब आता है आपसी प्रतिस्पर्धा। भारत का समुद्री मार्ग सर्वप्रथम खोजने वाला पुर्तगाल भारत के समस्त व्यापार पर अपना नियंत्रण रखता था। ठीक है, अब समुद्री मार्ग को खोजने वाला आपको मैंने बता दिया कौन थे, पुर्तगाली थे, और उन्होंने पूरे समस्त व्यापार पर अपना नियंत्रण रखा हुआ था। अन्य यूरोपीय देश भी सस्ता माल खरीदना चाहते थे। यूरोप के समस्त व्यापारी पुर्तगालियों का नियंत्रण समाप्त करना चाहते थे और यूरोप के जितने भी समस्त अधिकारी थे वो भी चाहते थे कि हम भी भारत से सस्ता माल खरीदें, जैसे पुर्तगाली खरीद लेते हैं। ठीक है, वो भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। अतः इन व्यापारियों ने व्यापार को बढ़ाने एवं सीधे माल की खरीदारी के लिए बाजार में अपने चतुर व्यापारिक सोच के कर्मचारियों को उतार दिया। और इन्होंने क्या चाल चली कि ऐसे व्यापारियों को बाजार में उतारा कि जो ये पता लगा सके सस्ता माल कहाँ से मिलता है, कहाँ से खरीद सकते हैं। इन्होंने अपने बहुत से कर्मचारियों को ऐसे बाजारों में, और इन कर्मचारियों को क्या कहा जाता था? एजेंट। क्या कहा जाता था? एजेंट। ये दूर दराज के गांव में घूमकर सीधे कारीगरों से संबंध स्थापित करते थे और घूमते रहते थे, और जहां पर जितने भी कारीगर होते थे, क्योंकि काम होता था ज्यादा, अगर गांव के में लोग करते थे काम और ये लोग आकर पुर्तगाल के लोग उनसे खरीद लेते थे, तो इन लोगों ने भी गांव में घूम कर दूर दराज के क्षेत्रों में घूमना शुरू कर दिया कि कहाँ से हमें क्या मिल सकता है। ठीक है, और क्या करते थे ये लोग उन्हें तरह तरह के प्रलोभन देते थे और आवश्यकता के अनुसार उन्हें धन भी दे देते थे, और गांव के लोगों को लालच देते थे कि सामान हमें बेच दो, और उन्हें लालच देते थे कि उन्हें पैसा वगैरह देते थे, उनकी हेल्प करते थे। इस प्रकार आर्थिक मदद द्वारा अधिक उत्पादन के प्रलोभन में कारीगर उन्हें सस्ते माल प्राप्त होने लगा, और गांव के लोग भी उनकी बातों में आ जाते थे और उन्हें लगता था कि हमारी मदद भी कर देते हैं, वो अपना माल इन लोगों को दे देते थे। व्यापारिक केंद्रों द्वारा अधिक महंगे सामानों की अपेक्षा वही माल सस्ते दामों पर प्राप्त होने लगा। अब जो पहले अधिक पैसों में प्राप्त होता था, वही माल अब सस्ते दामों पर भी मिलने लग गया। यूरोपीय देश धीरे धीरे बाजार पर कब्जा करते जा रहे थे। अब धीरे धीरे जितने भी यूरोपीय देश थे उनका कब्जा होने लगा। प्रतिस्पर्धा के यूरोपीय तरीकों के खिलाफ पुर्तगाल ने आपत्ति जतानी आरंभ कर दी, और जब पुर्तगाल ने देखा भाई ये बाकी यूरोपीय देशों का कब्जा होता जा रहा है, तो उन्होंने उसे रोकना चाहा। उन्होंने उनसे कहा कि तुम ऐसा नहीं कर सकते।
तब फ्रांस, इंग्लैंड और अन्य सेनाओं ने समूह बनाकर पुर्तगाल को सबक सिखाना आरंभ कर दिया। और तब इन सारे आपस में मिल गए और इन्होंने सोच लिया कि हम पुर्तगाल को सबक सिखाएंगे। विभिन्न आक्रमणों से पुर्तगाल की नौसैनिक शक्ति कम हो गई एवं इसके अधिकार वाले अनेक क्षेत्र यूरोप के कब्जे में आ गए। धीरे धीरे पुर्तगाल का एक अधिकार समाप्त हो गया। और उन्होंने कहा कि आक्रमण हुए और आक्रमण के कारण उसकी सैनिक शक्ति थी वो कम होनी शुरू हो गई और बहुत से यूरोपीय कब्जे और बहुत से बहुत से क्षेत्र वो यूरोपीय कब्जे में आते गए और पुर्तगाल का एक अधिकार समाप्त हो गया। बेटा आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे पढ़ेंगे, इससे अच्छी तरह रीड कर लेंगे। थैंक्स।